अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से आपके जो ये क्वेश्चंस है, ये आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये रिपीट भी होंगे। और ये क्वेश्चंस आप अगर ये अच्छे से आप सॉल्व कर लेते हो तो इससे आपको जो आपका एग्ज़ाम है जो 6 मार्च को है ना आपका एग्ज़ाम, तब आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर आप अभी से ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको इससे ये आइडिया आ जाएगा कि आप कैसा एग्ज़ाम में परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे क्वेश्चंस जो है मैंने कहाँ से प्रिपेयर करे होंगे। तो ये मैंने आपका मॉडल पेपर हो गया, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, और जो आपकी बुक है उसमें जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, जो कि जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके जो क्वेश्चंस आने के, वहाँ से मैंने ये सारे ढूंढे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं आपको और भी क्वेश्चंस दिखाऊं, वैसे तो ये 50 क्वेश्चंस हैं, अबाउट 50 क्वेश्चंस है, बट अगर आपको फिर भी और ज़्यादा तैयारी करनी है तो फिर आप मुझे प्लीज़ बता देना, फिर मैं आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिखा दूँगी। और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमेशा इन पे रिलाई मत करना। ठीक है, आप ये वीडियो आपकी मर्ज़ी, अगर आप देखना चाहते हो आप प्लीज़ देखो आप तक के, बट अगर आपने पढ़ा है ना अभी तक, पूरे साल जो भी आपने स्कूल में पढ़ा है वो सारा अगर आपने कहीं पे लिख के रखा है, वहाँ से अच्छे से रिवाइज़ करो। ठीक है, वो वाला भी अगर आपके टीचर्स ने जो आपको बोला है वो सारा अच्छे से करो। ठीक है, और अब बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से जो नहीं कर पाए होंगे, तो उनको इस पर मोस्टली फिर रिलाई करना चाहिए। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको टाइम मिला है, जिन्होंने प्रिपेयर करा है, तो वो वहाँ से भी वो भी अच्छे से उनको करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपका जो इतना ज़्यादा आपको जो स्ट्रेस हो रहा होगा इस टाइम पे वो थोड़ा आपका कम हो जाए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना होता है एक साथ, तो बहुत टेंशन है। और आपका फिर CUET भी है इसके बाद, तो उसका अलग से फिर आपको टेंशन होगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। ठीक है, और ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस है आने के। ठीक है, और ऐसा है कि ये पूरे सब चैप्टर्स में से हैं। ठीक है, ऐसे इधर उधर से कुछ भी नहीं है, सारे चैप्टर्स में से हैं। ठीक है, और आपकी बुक के अंदर से ही हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो पॉपुलेशन एजुकेशन वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन एजुकेशन का मीनिंग और इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसका मीनिंग पता होना चाहिए और इसकी कॉजेज़ पता होनी चाहिए कि किस वजह से होती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये है। उसके बाद आपको ये बताना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, यानी इससे अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिस कंट्री में हो जाए, जैसे अभी इंडिया है नंबर 1 पे आ गया है, तो यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके क्या नुकसान है, इसके क्या खतरे हैं इंडिया को लेके। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है मल्टीमीडिया जो है आपका, जिसमें टेलीविज़न आपका आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, इंटरनेट सारा ये सब कुछ आ जाता है इसमें। ठीक है, तो इन सब का क्या रोल रहता है पॉपुलेशन अवेयरनेस, यानी लोगों को पॉपुलेशन के बारे में अवेयर करने में इनका क्या काम रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताने हैं अडोलसेंस एज जो है, जिस एज में अभी आप हो, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, किससे आपको किसी के बारे में जब आप किसी को देखते हो आपको किस बेसिस पे पता चलता है कि हाँ ये इस एज में है, और इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी आप इस एज में हो तो आपको समझ आता होगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हो रहा है आपको इस एज में, है ना। ये सारे इसके आपको डिस्कस करने हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो आप खुद अपनी मतलब आप अपने माइंड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपको बताना है सोशल और मेंटल डेवलपमेंट जो हमारे चाइल्डहुड स्टेज में जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, क्या सोशल और मेंटल डेवलपमेंट होता है हमारे चाइल्डहुड, जो बचपन वाला पीरियड होता है ना, इसमें। फिर आपको बताने हैं इन्फेंसी स्टेज, जब बच्चा छोटा सा होता है, बेबी होता है ना जब एक बच्चा, तो उसका क्या मीनिंग है इस स्टेज का, और उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, किससे आप क्या क्या होता है इस स्टेज में बच्चे के साथ। आपके घर में कोई बेबी होगा, कोई बच्चा होगा, तो उसको आप देख के आप बता सकते हो क्या हरकतें करता है, कैसे करता है, और अगर आपने ये पढ़ा है तो उससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद आपको बताना है ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अ, उसके बाद है आपका आपको बतानी है टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, आई थिंक 5 टाइप्स होती हैं लर्निंग की, वो आपको सारी अच्छे से करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपका लॉन्ग आंसर में आ जाएगा, यानी आपको 1.5 से 2 पेज पे तो आंसर लिखना पड़ेगा, तो आपको आना चाहिए वहाँ पे, है ना। तो वो है। उसके बाद एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज आ जाता है लर्निंग में ही, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स होते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, डीमेरिट्स होते हैं इसके नुकसान क्या हैं।
उसके बाद आपको बताना है लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है। यानी लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है? ये होता है जब आप किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो, क्या उसके लिए वो तैयार है या नहीं है। जब अगर तैयार नहीं होगा, क्या वो सीख पाएगा वो चीज़ें, तो वही है। इसको कैसे आप किसी को तैयार कर सकते हो, इसमें आप सारे यही सीखते हो। इसकी क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इसको कैसे आप एजुकेशन में लगा सकते हो ना, जब आप टीचर वगैरह बनते हो तो कैसे आप अपने इसमें ये बच्चों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपको ये देखो, यहाँ पे मैंने इसका पूरा डेटा नहीं डाला है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे क्वेश्चंस दे रही थी ताकि आपको जो स्टैटिस्टिक्स वाला आपका पार्ट है ना चैप्टर, ये वहीं से क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने पूरा डेटा नहीं डाला है, बट मैंने आपको सिर्फ बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, या तो आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक मेथड करो, या आप कार्ल पियर्सन का जो उन्होंने दिया है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक करो आप, ठीक है। अगर सब आता है तो प्लीज़ कुछ भी मत छोड़ो, ऐसा नहीं आप किसी एक को अच्छे से करो। अगर आपको नहीं आता है तब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये करना। अब है कि आपको वहाँ पे यहाँ पे और मिलता है, ये आपका लॉन्ग में ही आता है मोस्टली ये क्वेश्चन, ठीक है। तो या तो आपको कार्ल पियर्सन की प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड करनी है, या आपको कोरिलेशन बाय रैंक मेथड। एक तो ये हो गया, यहाँ से कोई एक करो आप, ठीक है, जो आपको ईजी लगता है अपने हिसाब से। उसके बाद है आपका, एक होता है स्टैंडर्ड डिविएशन और एक होता है आपका मीन डिविएशन, आई थिंक, है ना। तो वो मीन डिविएशन बहुत इजी होता है। अगर स्टैंडर्ड भी आप करोगे, ये भी आप कर सकते हो आराम से। तो मीन मैंने नहीं डाला है यहाँ पे, बट अगर आप करना चाहो प्लीज़ वो कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि अगर आप आपके पास दो ऑप्शंस है, एक है स्टैंडर्ड डिविएशन, दूसरा है कोटाइल डिविएशन। तो ये इन दोनों में से कोई एक आप करोगे। एक वहाँ से जो आपका कोरिलेशन जो है वहाँ, और वहाँ से आपको करना है, और दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में मैंने आपको और दिया है, ठीक है, 14 to 15 में। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप कहाँ से करना चाहते हो। बट अगर आपको आता है तो मैं सजेस्ट करूँगी सबका प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है ना, दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा होता है इतना जल्द, मतलब टाइम बहुत कम होता है ना आपके पास, तो आपको इतनी प्रैक्टिस की होनी चाहिए कि आप आराम से वो सॉल्व कर लो, ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद है आपका आपको क्या करना है, डिफेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ये जो हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम है, इसके क्या नुकसान है, क्या इसके अंदर मतलब डिफेक्ट क्या है, नुकसान नहीं बोलो, इसमें क्या डिफेक्ट है, क्या इसमें कम खामियां हैं अब भी जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, वो तो यहाँ पे नहीं, बट आपको खामियां पता होना चाहिए, और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो वो भी आप कर लेना। उसके बाद आपको डिबेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है को करिकुलर एक्टिविटी में, ये मैंने कराए हैं आपको ये चैप्टर्स। फिर है आपका एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आपको बताना है मेंटल मैकेनिज्म में कंपनसेशन का क्या मीनिंग है। फिर आपको एस्थेटिक और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उनका मीनिंग बताना है, पता होना चाहिए। फिर आपको मेंटली हेल्दी जो पर्सन होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी इंसान को देख के कैसे बोल सकते हो क्या मेंटली हेल्दी है या नहीं है। फिर है आपका पर्पज़ ऑफ मेंटल हाइजीन क्या है, मतलब मेंटल हाइजीन जो है इसके क्या पर्पसेस है। मैं इस पर अभी कर रही हूँ काम इस चैप्टर पे, अगर मैं कंप्लीट कर लिए मैंने इसके जो स्लाइड्स वगैरह, फिर मैं इस पर नया वीडियो एक अपलोड करूँगी, ठीक है। बट अभी मैं थोड़ा काम कर रही हूँ ना नोट्स बनाने में, इसके वो ना स्लाइड्स बनाने में। उसके बाद है आपका असेंबली जो होती है, मॉर्निंग असेंबली, इसमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर आपको डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ये क्या होता है, और आपको सब्लिमेशन एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म पता होना चाहिए। इसको क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ 25 है ना, हाँ। फिर आपको बताना है माल एडजस्टमेंट के क्या कॉजेज़ है, किस वजह से माल एडजस्टमेंट होता है, और जो टीचर होते हैं हमारे, वो कैसे इसको कम कर सकते हैं बच्चों में। फिर आपको गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन बताई है, वो उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स, जो मेन फीचर्स है वो बताने हैं। फिर आपको डिसिप्लिन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन जो गांधी जी ने दिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको जो सोशल फैक्टर्स है वो कैसे मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, हमारी मेंटल हेल्थ पे सोशल फैक्टर्स से वो। उसके बाद आपको गांधी जी का क्या कहना था करिकुलम को लेके, कैसा सोचना था उनका। फिर आपको यहाँ पे जो है आपका नेशनल एनसीसी और एनएसएस के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेशनल सर्विस स्कीम और नेशनल कैडेट कॉर्प्स। उसके बाद आपको है एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। फिर आपको जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उन्होंने करिकुलम की क्या डेफिनेशन दी है, और गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में क्या बोला है। उसके बाद आपको एडोलसेंस जो एक टर्म है, इसका क्या मीनिंग है वो बताना है आपको। फिर आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन जो है, इन दोनों का मीनिंग बताना है। उसके बाद है आपका मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 32 ही था ना यहाँ पे, हाँ। उसके बाद है आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं अलग अलग, वो बताने हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे है आपका मेंटल हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर आपको लॉ ऑफ इफेक्ट पता होना चाहिए। फिर आपको द टर्म पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, ये इसका मीनिंग पता होना चाहिए। और मैंने यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं जहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि इसका डेफिनेशन बताओ। जैसे देखो, सेक्स रेशो, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, सेंसस, बर्थ कंट्रोल, फर्टिलिटी, जेंडर इक्विटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रोथ रेट। यहाँ से हो सकता है इनका आपको बोलेंगे इनको डिफाइन करो, इनका मीनिंग दो। फिर है आपका यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपको कुछ मेंटल हेल्थ पे कौन से फैक्टर्स हैं, ये आई थिंक मैंने इससे पहले कराया है शायद। तो ये आपको बताने कि कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं, वो शायद सोशल फैक्टर्स थे, है ना। यहाँ पे उसके बाद आपको रेंज बतानी है, रेंज क्या होती है, इसका क्या फॉर्मूला है। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करिकुलम की डेफिनेशन दी है। उसके बाद आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद आपको कनिंघम जो है उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है करिकुलम की। करिकुलम से मोस्टली यही डेफिनेशन ही मत पूछेंगे लोग। और कुछ उनको डिफ़ाइन करो कौन कौन से करिकुलम होते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं। कॉजेज़ ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, यानी किस वजह से एक जो बच्चा है या कोई एक इंसान है उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। उसके बाद आपको गांधी जी और जो जॉन डेवे हैं उनकी जो टीचिंग की मेथडोलॉजी है उसके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ये यानी उनको बताना है क्या फ़र्क है दोनों में। उसके बाद आपको वर्बल लर्निंग और मोटर लर्निंग को एक्सप्लेन करना है और कुछ एग्जांपल्स देने हैं। अब है आपका पैसेज। तो पैसेज में बोलूँगी आपको पूरा चैप्टर आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, ताकि आपको ये पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ से पैसेज बेस्ड आएंगे। तो वहाँ पे क्वेश्चन पैसेज पढ़नी है, पैसेज में से ही सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पैसेज पढ़ोगे एक बार और वहाँ से सॉल्व करोगे। जैसे देखो, जेके बोस है, इधर से आ सकता है। अंजुमनी नुसरतुल इस्लाम है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, कैज़मी रिपोर्ट है, केजी सदैन रिपोर्ट है और शार्प कमेटी है। आई नो ये बहुत सारे हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगी आपको पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लो। उसको ये मत रखो याद सारा, बट रीड कर लो ताकि आप पैसेज वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे। और बाकी एमसीक्यूज़ के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पूरे उसके लिए आपको जब बुक पढ़ोगे तब भी वो कर सकते हो आप अच्छे से। तो वो एक है। फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा और आपको हेल्प करूँ इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे बताना और कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।